जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीजें। सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसी को हम लोग क्यों कहते हैं ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, वो चीजें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसके इनहिबिटर कौन से हैं, है ना। इसमें यहाँ पे कौन कौन से इनहिबिटर यूज होंगे। इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है टीसीए साइकिल, जिसके अंदर हम लोग ने क्या बनाया है, एनएडीएच बनाया है। ठीक है, और क्या बनाया है, एफएडीएच, और क्या बनाया है, एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में भी हम लोग ने एटीपी बनाया। तो एटीपी हमें एनर्जी मॉलिक्यूल है हमारी, जिस रूप में हम लोग एनर्जी का उपयोग करते हैं अपने सेल में। लेकिन एनएडीएच और एफएडीएच डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एनएडीएच और एफएडीएच को एटीपी में बदलना पड़ेगा। तो जब हम लोग एनएडीएच और एफएडीएच को ऑक्सीडेशन के माध्यम से एटीपी में बदलते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन से अगर करते हैं तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हम लोग कहते हैं। अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट नहीं हो पाता, तो इसके लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एनएडीएच और एफएडीएच को हम लोग ईटीएस में ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहां पे आपको समझना पड़ेगा रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, कि अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जा रहे हो, रिडॉक्स पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, तो फिर वो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करेगा। दूसरी बात, कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी के रूप में दो चीजें, पहला एक रिडॉक्स पोटेंशियल है, ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल, और दूसरा टर्म है एनर्जी, है ना। अगर एनर्जी के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो एनर्जी के टर्म्स में कभी भी हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, हायर से लोअर में। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो यहां पे हायर एनर्जी है, फिर उसके बाद लोअर में, फिर उसके बाद से उसके लोअर में, और लास्ट में यहां पे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते चला जाएगा, ठीक है। और रिडॉक्स पोटेंशियल के केस में थोड़ा उल्टा होता है। रिडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टर्म्स में समझते हैं। बिना किसी देरी के अब शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन आपको मूव करेगा, एनएडीएच से निकलेगा, और किस तरह से H+ निकलेगा, और फाइनली आप एक्सेप्ट करोगे, है ना। ये चीजें अब हम लोगों को पढ़नी है। हमारे पास ये चीज होगी कहां पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होगा, तो ये इनर मेम्ब्रेन में होगा। कहां पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर होगा, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन को मैंने बड़ा कर दिया। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या होगा आपका, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, और ये आपका है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन जो है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे एंजाइम्स हैं। हमारे पास एटीएस में टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस है, टोटल 4 है, और एक हमारे पास 5वां भी है, ठीक। तो जो हमारे पास जो 4 है, सबसे पहले आपके पास क्या है, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज है। यहां पे क्या है, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज। इस केस में क्या होगा कि एनएडी जो है आपका एनएडीएच, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा, एनएडी प्लस बनाएगा। फिर उसमें से जो आपने हाइड्रोजन लिया है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन, वो कहां भेज दिया आपने, यहां, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन से 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन से 2 H+ निकलेगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करोगे तो जाएगा कहां पे। इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कौन करने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कौन करेगा, पहले एफएमएन, फिर एफईएस कॉम्प्लेक्स में, फिर यूबिक्विनोन, जिसको हम लोग कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं। यूबिक्विनोन को ही हम लोग कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं। अब ये यूबिक्विनोन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन को जंप कराएगा कहां पे, सेकंड कॉम्प्लेक्स में। ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोगों ने कहा एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, उसके बाद से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जंप किया। यहां पे आपने देखा कि यहां पे एफएडी लिखा है, इस एफएडी को निकाल के आप बाहर लिखे, ठीक। तो इस एफएडी को बाहर लिखने का कारण है क्योंकि यहां पे एफएडीएच जो होगा वो क्या करेगा, एफएडीएच रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एफएडी प्लस में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा एफईएस में, एफईएस से वापस वो कहां चला जाएगा, यूबिक्विनोन में। यहां पे यूबिक्विनोन, ठीक है, यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन से उस दौरान जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहां पे H+ 2 निकलेगा, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करता है यहां पे 2 H+ निकलेगा। यहां पे नोट करना पड़ेगा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे जा रहा था, कहां से, एनएडीएच से आया एक इलेक्ट्रॉन, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपसे ऐड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेंगे। यहां पे आप एक और 2 H+ और जोड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक एफएडीएच वाला गया था। अब देखो एनसीईआरटी में ये चीज दी नहीं है, तो कंफ्यूजन मत रखना।
कि एनसीईआरटी में सिर्फ 2 H+ दिया है, उसने एक ही के हिसाब से दिया है ना। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था जिससे 2 H+ निकला, एक वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहाँ पे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी FADH से निकालोगे, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर यहाँ पे जाएगा एक और 2 H+ और आ जाएगा। अब यहाँ पे यूबिक्विनोन से आपने इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसफर कर दिया, थर्ड कॉम्प्लेक्स में। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे क्या है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पे दो पाथ हो जाता है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। एक पाथ क्या होता है कि वो साइटोक्रोम C के पास चला जाता है और साइटोक्रोम C के पास से वो यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। दूसरा पाथ क्या हो जाता है, वो B के पास जाएगा, वो क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B और Bl और BH है, ठीक है, ये लो और हाई के लिए लिखा है। वहां से वो कहा चलेगा क्यूनोन को, यूबी क्यूनोन को क्या करेगा, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग BC1 कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहाँ पे B वाला भी पार्ट है और C वाला भी पार्ट है, इसलिए BC1 कॉम्प्लेक्स करते हैं। C से फिर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 H+, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था आपका, इलेक्ट्रॉन आपको कहां चला गया, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में। फोर्थ कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना, C ऑक्सीडेज, या फिर आप लिख सकते हो साइटोक्रोम CA3, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर सेंटर भी, यहाँ पे क्या है, कॉपर सेंटर, दो कॉपर सेंटर है, जिसमें एक सेंटर में आपको कितने कॉपर होंगे, एक सेंटर में आपके पास 2 कॉपर है ना, ठीक, और दूसरे सेंटर में मात्र 1 कॉपर है। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉपर है, पहले कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर उसने कहां पे भेजा, साइटोक्रोम A वाले के पास, A के पास। फिर साइटोक्रोम A ने फिर किसके पास भेजा, कॉपर के पास वापस, और कॉपर ने फिर लास्ट में किसके पास भेजा, A3 के पास। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, हाफ H2 और O2 के साथ मिलेगा, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको एक वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आपने क्या देखा कि आपने तो जो भी H+ था, एक तरफ आपने H+ इकट्ठा करते गए, एक तरफ आप H+ इकट्ठा करने लगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से एक तरफ H+ ज्यादा होने की वजह से ये फ्लो करना चाहता है, एक शटल जैसे एक डैम है, डैम के एक तरफ आप पानी भरते गए तो पुश करेगा ना, वो दबाएगा शटल को, डैम को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब डैम को हमें तोड़ना नहीं है, अब हमें क्या देखना है कि आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स आपके पास कौन सा है, वो ATP ऑक्सीडेज, ATP सिंथेटेज आप क्या कहोगे, ठीक। तो यहां पे क्या है कि H+ आपने बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे H+ इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे H+ इकट्ठा कर लिया, तो अब ये चाहता है कि ये मूव करे कहां की तरफ, ये इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे वो मैट्रिक्स में मूव करना चाहता है, मैट्रिक्स के अंदर मूव करना चाहता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। अभी मैट्रिक के अंदर मूव करना चाहता है, तो जैसे ही आपके 2 H+ यहां से जाएंगे, जैसे आपके 2 H+ यहां से मूव करेंगे, तो यहां पे आपके पास पता है कि F0 F1 पार्टिकल है ना, F0 F1 पार्टिकल। तो यहां पे जो ATP सिंथेज यहां पे एंजाइम होगा, वो क्या करेगा, ADP और ATP को मिला के, ATP सिंथेज जो एंजाइम है आपके पास, वो क्या करेगा, क्या बना देगा, ATP सिंथेज एंजाइम आपका ADP को इनऑर्गेनिक फास्फोरस के साथ जोड़ देगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस के साथ जोड़ देगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ATP। मतलब 2 H+ से आपके पास क्या मिल रहा है, 1 ATP मिलेगा। वैसे आपके पास 6 H+ से क्या मिलेगा, आपके पास 6 H+ बोलने का मतलब आपके पास मिलेगा 3 ATP। और ये 6 H+ मात्र किससे आ रहा है, 6 H+ मात्र आपके पास आ रहा है NADH से, आई बात समझ। लेकिन FADH से सिर्फ आपको कितना H+ मिलेगा, ये 2 H+ मिलेगा, इसको मत रखना क्योंकि NADH है, ये H+ निकलेगा और यहाँ पे भी H+ निकलेगा। FADH यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, इस पे नहीं कर रहा, इसलिए आपके पास 4 H+ निकलेंगे। तो अगर मैं NADH से 6 H+ की बात करूंगा, तो FADH से कितने की बात करूंगा, FADH से मैं बात करूंगा 4 H+ के लिए, और 4 H+ से आपको कितने ATP मिल जाएंगे, 2 ATP। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपने क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया, क्या किया आपने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से आपने ADP को फॉस्फोराइलाइज किया और ATP बना दिया। यहां तक होप सो कि आपकी चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, एग्जामिनेशन में यही सब पूछा जाता है। अब कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से ऐसे इनहिबिटर है, अगर आप केमिकल यूज करो तो किस पे अटैक करेंगे तो ये रुक जाएगा ना। जैसे हम आदमी साइनाइड खा लेता है, तो साइनाइड खाने से आदमी मर जाता है, और साइनाइड क्या करता है, कॉपर को जाके ब्लॉक कर देता है। वैसे रोटिनोन है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 को जाके ब्लॉक करेगा, ठीक है। वैसे ही कुछ केमिकल्स के नाम रखते हैं जो इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोकने में यूज होते हैं, ठीक है। तो वो यूज नहीं है, वो खराब ही बात है। इनहिबिटर कभी कभी वो यूजफुल भी हो सकते हैं, जैसे किसी एनिमल्स में। ETS के जो इनहिबिटर है वो आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, कॉम्प्लेक्स 1 में जैसे रोटिनोन या बारबिटल है, अगर वो अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप नहीं कर पाएगा, तो ये इनहिबिटर कहलाएगा, है ना।
उसके अलावा कौन से एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3 पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 पे अगर वो जाके एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर यहां से जंप नहीं कर पाएगा, और ये एक तरह का एंटीबॉडी है ना। एंटीमाइसिन क्या है, एक तरह का एंटीमाइसिन एंटीबॉडी, मतलब ये बैक्टीरिया या फिर कुछ वैसे जो हमारे को बीमार करते हैं उसके लिए उपयोग में आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो हम लोगों के ईटीएस पे जाकर अटैक नहीं करेगा, वो किसी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, है ना। वैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 पे जो इनहिबिटर है वो क्या है, पोटेशियम साइनाइड और अजाइड, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 की इलेक्ट्रॉन इनहिबिटर, ठीक है, ईटीएस इनहिबिटर। तो अगर 4 पे जाता है तो केसीएन क्या करता है, कॉपर के साथ बाइंड कर जाता है ना, पोटेशियम जो साइनाइड है कॉपर के साथ बाइंड कर जाता है क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। तो ये कॉपर के साथ बाइंड कर जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को आगे मूव ही नहीं कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन आगे H2O तक नहीं पहुंचेगा तो फिर कैसे हम लोग 5 तक पहुंचेंगे, 5 तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो 5 वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या, एटीपी सिंथेज। तो ये सारे इनहिबिटर्स है। अब सवाल है कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में तो मैट्रिक्स या सॉरी बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, तो हम लोग कैसे उसके अंदर ये ईटीएस करेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए कि उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन नहीं होता, तो उसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के अंदर उसका ईटीएस होगा। प्रोकैरियोट्स के केस के में जो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी के अंदर ईटीएस होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है तो आप स्क्रीन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।